आधुनिक भारत का इतिहास अंग्रेजी शासनकाल का इतिहास है। अंग्रेजी शासनकाल से मुक्ति का इतिहास है। अब हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल। समय समय पर अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन आता रहा। आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ उनको ऐसा लगा कि हमें राजनीतिक नियंत्रण भी हासिल करना चाहिए। राजनीतिक नियंत्रण से ही वो सभी नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे, और उस उद्देश्य से उनके द्वारा जो है भारत में राजनीतिक क्षेत्रों में पहले हस्तक्षेप करना चालू किया और इसके बाद स्वयं शासक बन बैठे, स्वयं प्रशासक बन बैठे। तो पहले कंपनी व्यापार करने आई थी, फिर प्रशासक और शासक बन बैठी। बंगाल में पहले गवर्नर आए, रॉबर्ट क्लाइव। समय के साथ साथ गवर्नर आते रहे, रॉबर्ट क्लाइव, वरेलास्ट, कर्टियर, वारेन हेस्टिंग, ये सब बंगाल के गवर्नर हैं। 3 प्रेसिडेंसी बनाई इन्होंने, बंगाल, मद्रास और बंबई। ये 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी। तीनों प्रेसिडेंसी में से बंगाल को इन्होंने ऊपरी स्थान दिया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट ला करके गवर्नर जनरल बना दिया गया उसे। अब इन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल बनाने के बाद यदि आप पूरे इस विषय वस्तु को समझेंगे, लगातार इन्होंने विस्तार किया। इनका जो विस्तारवादी चरण है वो लगातार आगे चलता रहा। गवर्नर जनरलों की लिस्ट बहुत लंबी है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके अंडर मद्रास और बंबई के गवर्नर को रखा गया। उसके बाद जो है आपका यहां पे आप देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल। जैसे जैसे प्रशासनिक सत्ता का विस्तार किया, इन्होंने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत होता रहा। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई, उस क्रांति ने भारत के गवर्नर जनरल की जगह पहले तो कंपनी का शासन इस्टेब्लिशमेंट हो गया, है ना। कंपनी का शासन समाप्त होकर के महारानी विक्टोरिया यानी क्राउन के अधीन पूरा शासन आ गया 1858 में। और फिर वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले आप देखेंगे बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। 1833 का चार्टर एक्ट, समय समय पर चार्टर एक्ट पारित हुए। देखो 1600 एडी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में व्यापार करना। 1600 के बाद जो है 1726 में एक चार्टर एक्ट आया जिसमें अवधि को बढ़ाया गया। फिर इसके बाद लगातार कंटिन्यूअस चार्टर एक्ट आए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 में एमेंडिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1793 में चार्टर एक्ट आया, 1793 के बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट से ही भारत का गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद आपका 1833 के बाद 1853 में चार्टर एक्ट आया। इसके बाद 1858 में चार्टर एक्ट आया, 1861 में चार्टर एक्ट आया, फिर सीधा 1892 में चार्टर एक्ट आया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, मतलब चार्टर एक्ट ही हैं सारे। फिर 1919 का अधिनियम आया, भारत शासन फूट डालो राज करो की नीति खुल के सामने आ गई, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1919 में अगला चार्टर एक्ट आया आपका, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। फिर इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। तो समय के साथ मल्टीपल अधिनियम, मल्टीपल एक्ट के माध्यम से गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सबको रेगुलेट भी किया जाता था। ये कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए जाते थे। भारत सचिव का पद पूरा बनाया गया 1858 में। तो यहां पर अब हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। देखिए डिटेल में तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों में दिमाग में एक फ्रेमवर्क बने, आप समझ पाए कि समय के साथ साथ। देखिए यूरोपीय भारत आए, यूरोपियों में पुर्तगीज थे, डच थे, अंग्रेज थे, डेन थे, फ्रांसीसी थे। ठीक है, मल्टीपल युद्ध हुए आपस में। प्लासी का युद्ध से बंगाल पे नियंत्रण स्थापित किया 1757 में। 1764 में वो नियंत्रण पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है ना। मीर कासिम बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और मीर कासिम ही नहीं था, बल्कि
मुगल सम्राट भी था इसमें, अवध का नवाब भी था, तीनों मिलकर युद्ध लड़ते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, हेक्टर मुनरो जीत जाता है इसमें। तो अब एक एक करके देखेंगे। फिर वेदरा का युद्ध आया, डच बाहर हुए, वांडीवास का युद्ध आया, फ्रांसीसी बाहर हुए, ठीक है, और फाइनली अंग्रेज आ गए, और अंग्रेजों के ये गवर्नर्स हैं। शुरुआत में गवर्नर का पद था, फिर ये पद समय के साथ बदलता रहा है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव पहला व्यक्ति था, 1757 से लेकर 1760 पहला कार्यकाल, और दूसरा काल 1765 से लेकर के 1767 तक का कार्यकाल था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही जीता गया। तो प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। फिर बक्सर की विजय हुई, इसके बाद फिर से उनको दोबारा बंगाल बना करके भेजा गया। खूब लूट की इसने दीवानी की प्राप्ति की, है ना। आप सभी को पता है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ये प्रदान की गई। रॉबर्ट क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने द्वैध शासन चालू किए। डायरकी का एस्टेब्लिशमेंट इसी ने किया। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन, प्रशासन नवाब करेगा और राजस्व उगाही अंग्रेज करेंगे। 1772 तक द्वैध शासन रहा, वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। इसी के समय पे श्वेत विद्रोह हुआ था। क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाले दोहरे भत्ते को बंद कर दिया था। 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल एवं बिहार की सीमा के बाहर काम करते थे। तो ऐसे में मुंगेर तथा इलाहाबाद में स्थित जितने भी यूरोपीय सैनिक थे उन्होंने इसका विरोध किया, जिसको हम श्वेत विद्रोह कहते हैं, ठीक है। क्लाइव ने बाद में इस विद्रोह को दबा दिया। तो क्लाइव के बारे में जानकारी, और क्लाइव के बारे में एक चीज और बता दूं, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो कि क्लाइव इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल आते हैं, ये आप देखिए ना, वरेलास्ट, कर्टियर, वारेन हेस्टिंग, ये सारे गवर्नर हैं। वरेलास्ट के समय पे द्वैध शासन था, कर्टियर के समय पे बंगाल में अकाल पड़ा, वेंसिस्टार्ट बक्सर का युद्ध वेंसिस्टार्ट के समय काल पे हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेंसिस्टार्ट बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। वरेलास्ट के समय द्वैध शासन चालू हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने ही स्टार्ट किया था। फिर कर्टियर के टाइम पे बंगाल में अकाल पड़ा, और वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। काफी महत्वपूर्ण कार्यकाल माना जाता है इसका। अब आप एक बार थोड़ा सा यहां पर देखिए, पूरी लिस्ट है, मैं एक बार आपको लिस्ट बताता हूं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग, सर जॉन मैकफरसन, कार्नवालिस, सर जॉन सोल, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, मिंटो प्रथम, हेस्टिंग, एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अभी मैं आपका फ्रेमवर्क बता रहा हूं, फिर इसका विस्तार करूंगा। धीरे धीरे आपको सभी के फैक्ट रिवाइज कराऊंगा, आपने इनको पढ़ा होगा। फिर आपका विलियम बेंटिंग, मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी, कैनिंग। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के वायसराय में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, है ना, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आपके जो है प्रमुख आपके गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं। फिर भारत को आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब एक एक करके थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे हम लोग, जहां पे लगेगा विस्तार भी करते हुए चलेंगे, देखते भी चलेंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस काल की दो प्रमुख घटनाएं हुई वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। एक तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी टाइम पे हुआ 1775 से 1782 के बीच में, और इसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच में। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत के शासन का जो कार्यभार था वो गवर्नर जनरल के पास था, और उसके साथ एक 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई थी, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड पे आगे चल के, चूंकि कार्यकाल काफी लंबा था 1772 से लेकर 1750, इसी के समय काल पे अमेंडिंग एक्ट भी आया 1781 में, है ना। और इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई इसमें। प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो व्यापारिक कार्य थे उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपके दोनों बनाए गए, ठीक है। आराम से चीजों को देखते हुए चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे सेशन को 2 से 3 बार 4 बार सुनने पर आपको सब कुछ याद भी होगा, ठीक है। हम रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन हम गति के साथ करेंगे। इसके द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त भी लागू किया, 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त इसने लागू किया। वारेन हेस्टिंग ने
1772 में पंचवर्षीय और 1777 में 1 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था। मतलब ये एक तरीके से टेम्परेरी थी, आगे जाकर के स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाता है। इसके समय काल पे न्यायिक सुधार भी किए गए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी और इसके द्वारा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया गया था। फिर सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आपको पता है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे आपके मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। और इसके द्वारा हिंदू कोर्ट्स और मुस्लिम कोर्ट्स दोनों को एक कोडिफाइड करने का प्रयास भी इसके द्वारा किया गया। इसके द्वारा संस्कृत में एक बुक भी लिखी गई, कोड ऑफ जेंटू लॉज। इसके द्वारा सर विलियम जोन्स इसी के टाइम थे, क्रोकब्रुक इसी के टाइम पे थे, उनके द्वारा भी हिंदू लॉज की बुक आपकी बनाई गई। तो मतलब जो हिंदू कोड बिल है, और हिंदू कोड बिल तो आज़ादी के बाद आपका आया, बट हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को कोडिफाइड करने का काम किया। इसी के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में आपकी बनी, सर विलियम जोन्स के द्वारा उसकी स्थापना की गई और विल्किंसन ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था इसी टाइम पीरियड पे। तो एशियाटिक सोसाइटी आपकी बनी। बाद में वारेन हेस्टिंग जब भारत से जाता है तो ब्रिटेन में इसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया जाता है। इस दौरान खूब भ्रष्टाचार हुआ। रॉबर्ट क्लाइव से लेके वारेन हेस्टिंग तक भारत को खूब लूटा गया, है ना। पुरस्कार के नाम पे शासकों किंग मेकर बन चुके थे। पहले मीर जाफर को बैठाया सिराजुद्दौला के बाद, फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम, मीर कासिम के बाद ये लगातार नजमुद्दौला जितने भी बनाते गए, सभी से खूब पैसा बटोरा, लूट का काल की संज्ञा देते हैं के एम पन्नीकर इस पूरे समय काल को, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। जब ये यहां से गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 समय तक आया और मल्टीपल काम किए इसने, ठीक है। पहले वहां पर आपको पता है इसी दौरान पे जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष 1776 में अमेरिकी क्रांति आपकी हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही उसे लीड कर रहा था। तो इसके समय 1786 में एक जो है एक अधिनियम भी लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि जितनी भी सैन्य पावर है वो मेरे पास होनी चाहिए, मैं सेना का सर्वोच्च कमांडर होना चाहिए, ठीक है। तो सिविल सेवा का इस्टेब्लिशमेंट, जिस सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका जनक आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में ही दफन है, गाजीपुर में इसकी यहीं पर इसकी मृत्यु हुई और गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि स्थल है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। पुलिस सेवा, जो भारत में पुलिस सेवा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की गई। इसी के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, देखिए वारेन हेस्टिंग के बाद कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पे सर जॉन मैकफरसन आए थे, टेम्परेरी थे, लेकिन परमानेंट आपके जो है कॉर्नवालिस ही आए। तो पुलिस सेवा के बाद आपका परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, 1793 में इसके द्वारा लागू की गई। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और ये बहुत ही ज्यादा शोषणकारी व्यवस्था थी, बंदोबस्त व्यवस्था। इसके बाद कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड लेकर आए 1773 में, ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे आधारित था, ठीक है। इसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। इसने मल्टीपल न्यायिक सुधार भी किए, देखो सिविल सेवा, पुलिस सेवा, न्यायिक सुधार पे भी इसने काम किए। दीवानी अदालतों को क्रमिक यहाँ पे व्यवस्था इस्टेब्लिशमेंट की, मुंसिफ अदालत बनाए, उसके ऊपर रजिस्ट्रार अदालतें बनाई, कलकत्ता में अदालतें बनाई, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में भी अदालतें बनाई, सर्वोच्च स्तर पर दीवानी अदालत बनाई इसने, फौजदारी व्यवस्था, जिला स्तर पर फौजदारी न्यायालय बनाए गए, कई सारे जो है आपके सर्किट कोर्ट इसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किए गए, सर्वोच्च स्तर पर सदर निजामत अदालत बनाई गई। ये सारी चीजें समझिएगा, ठीक है। और ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में अवस्थित है, गाजीपुर जिले उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद बहुत कम टाइम के लिए अगला आया सर जॉन शोर, 1793 से 1798 तक। इसने बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया, हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। तो सर जॉन शोर आता है। सर जॉन शोर के बाद एक जो सबसे महत्वाकांक्षी शासक आता है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, वो लॉर्ड वेलेस्ली था। 1798 से लेकर 1805 एक लंबी अवधि तक यहाँ का शासक के तौर पे रहा। ये सहायक संधि प्रणाली लेकर के आया। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों के भय से को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को स्थापित किया, ठीक है। और इस संधि को स्वीकार करने वाले
कई सारे शासक भारतीय रहे जिन्होंने, जो अंग्रेजी राज्य के अधीन आ गए, जिसने भी इस संधि पे साइन किया वो सब अंग्रेजी राज्य के अधीन आ गए। इसमें सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। ये पूरा क्रम है। सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली के तहत जुड़ने वाले, लॉर्ड वेलेस्ली के तहत जो सहायक संधि प्रणाली लाई गई थी, हैदराबाद था। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के टाइम पीरियड पे फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिशमेंट किया गया। आपको पता है भारत में उस समय जो अभी आईएएस का एग्जाम जो होता है उस समय आईसीएस बोलते थे उसको, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, है ना, औपनिवेशिक नागरिक सेवा, इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी आपकी, आईसीएस बोलते थे उसे। तो वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण के लिए, जैसे वर्तमान में लबासना है उसी तरीके से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे ही आया था, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे ही आया था। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासकों में से एक लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद बहुत कम समय काल के लिए जॉर्ज बार्लो आए, फिर जॉर्ज बार्लो के बाद आपका मिंटो प्रथम आए। मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से लेकर के 1813 एडी का समय काल जो है वो आपका लॉर्ड मिंटो। इनके समय रणजीत सिंह थे और रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई थी, जिसमें सतलज नदी को सीमा रेखा मान लिया गया था सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच की। अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह 1809 में हुई, तो लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 रहे। फिर इसके बाद अगले आए लॉर्ड हेस्टिंग। ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी वायसराय में से एक था। इसका जो टाइम पीरियड है 1813 से लेकर 1823, 1813 से लेकर 1823। इसके समय काल पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुए, पिंडारियों का दमन किया गया, मराठे संघ का अंत कर दिया गया। तो 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध की समाप्ति पर संगोली की संधि हुई थी आपकी। किसकी संधि? संगोली की संधि। पिंडारियों का दमन किया गया था। पिंडारी एक लुटेरा दल था आपका, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। मराठों के समर्थन से यहां पर, मतलब ये पूरा, इनको मराठों का समर्थन भी प्राप्त था। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया। आप लोगों ने एक मूवी देखी हो, वीर जारा, वीर जारा ही है शायद, जिसमें सलमान खान है। वो पूरा पिंडारी, उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी हैं, पिंडारियों के नेता रहते हैं। तो पिंडारियों का दमन किया गया, ठीक है। मराठा संघ का अंत भी इसी समय काल पे हुआ। हेस्टिंग ने मराठों को तृतीय युद्ध, मतलब आंग्ल मराठा युद्ध के थर्ड वार इसी के बीच में हुआ था, और आंग्ल मराठा युद्ध में इसमें मराठा संघ भंग कर दिया गया, मराठा संघ समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मराठा वाले चैप्टर पे मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था। हेस्टिंग के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आया। ये बहुत महत्वपूर्ण वो नहीं है। 1823 से लेकर 1828 तक का समय काल इसका है। इसके समय काल पे प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 1826 के बीच में प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया। इसके बाद अंतिम जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, क्योंकि इसी के समय पे 1833 का चार्टर एक्ट आ जाता है, और 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता, और इसके समय काल में बहुत काम हुए, ठीक है। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का पहला। इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, यदि आप इसका पूरा कार्यकाल देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, तो बहुत लंबा कार्यकाल था, ठीक है। 1828 से लेकर के 1835 तक का समय काल इसका पूरा का पूरा रहा, 1835 तक रहा ये, ठीक है। तो इसी के समय काल पे 1833 का चार्टर एक्ट आया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सबसे पहला काम सती प्रथा खत्म कर दी भारत से, ठीक है। चार्टर एक्ट के नियम नंबर 17 से सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया 1829 में। इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। ठगी प्रथा का अंत कर दिया, ठीक है, कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की उसने, और 1830 में ठगी प्रथा समाप्त कर दी गई। सरकारी सेवाओं में जो भेदभाव था 1833 के चार्टर एक्ट की धारा नंबर 87 के द्वारा योग्यता के आधार पे ही सेवा को आधार को स्वीकार कर लिया गया। अब ये मान लिया गया कि कोई भी भारतीय नागरिक उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति, रंग के आधार पे किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकारी सेवाओं से भेदभाव समाप्त करने का काम भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही किया गया। ये कितना महत्वपूर्ण
आपका जो है समझ सकते हैं भारतीयों के लिए रहा। 1833 का चार्टर एक्ट जैसा कि मैंने बताया, उसके तहत इसको बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। मैकाले शिक्षा पद्धति इसी के समय काल पे आई। ठीक है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज, 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। साथ ही बेंटिंग ने अव्यवस्था का आरोप लगा करके 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। तो इसने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। अव्यवस्था और कुशासन का आरोप लगाकर 1831 में मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में, 1834 में कुर्ग को और कछार रियासतों को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। और बेंटिंग ही पहला व्यक्ति है जिसके समय संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इसके समय काल पे जो मैकाले शिक्षा पद्धति आई, लॉर्ड मैकाले आया, उसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसी के समय काल में आंग्ल विद प्राच्य विद विवाद भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आप सभी को यहाँ पे मैंने बताई, संभवतः आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला बंदा आता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836। इन्होंने समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंधों को हटा लिया और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में भी चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। ठीक है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता था। इसके बाद आता है ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम अफगान युद्ध इसी के टाइम पीरियड पे हुआ, 1838 से 1842 के समय काल पे। लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल पे ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। इसी ने कलकत्ता से ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड की मरम्मत कराई। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड 1842 से 1844 एडी है। इसी के समय काल पे सिंध का विलय किया गया। सिंध का विलय किया गया। एलनबरो ने 1843 में सिंध का विलय कर लिया। ठीक है, एलनबरो ने 1843 में एक अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो लॉर्ड एलनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग आए 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख, आप लिखते जाइएगा, इसी के समय काल पे प्रथम आंग्ल सिख हुआ। इसी के समय काल पे आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, लाहौर की संधि हुई और वो समाप्त हो गया। इसके बाद सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे खतरनाक, सबसे विस्तारवादी व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी का आगमन हुआ 1848 से लेकर 1856 तक। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली था उसी तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत विस्तारवादी शासक थे। बाद में लॉर्ड कर्जन। तो पंजाब का विलय इसने किया। ठीक है, पंजाब पे अधिकार 1852 में कर लिया इसने। और इसी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और इसको लोअर बर्मा और पीगू प्रदेश का भी विलय कर लिया। तो बर्मा का विलय, पंजाब का विलय, सिक्किम को भी ये भारत में मिला लिया इसने। सिक्किम को डलहौजी ने 1850 में सिक्किम के कई सारे दूरवर्ती प्रदेश जैसे दार्जिलिंग वगैरह को भारत में मिला लिया। दार्जिलिंग अब पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ये अपने समय पे व्यपगत का सिद्धांत लाया, हड़पने का सिद्धांत लाया। सबसे ज्यादा चर्चित ये व्यपगत के सिद्धांत के, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण रहा, हड़प की नीति। जो भारतीय शासक जिनके पुत्र नहीं होता था, दत्तक पुत्र होता था, गोद लेते थे वो पुत्र को, तो वो उस पुत्र को गोद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके लिए ब्रिटिश अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि ब्रिटिश अनुमति के बिना दत्तक पुत्र को गोद लेने का अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया। और इसने विभिन्न राज्यों को इस आधार पे पहले 3 कैटेगरी में राज्यों को विभाजित किया कि पहली कैटेगरी वो राज्य जिसको ब्रिटिश के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, द्वितीय कैटेगरी के राज्य जो ब्रिटिश के अधीन थे, तृतीय कैटेगरी के राज्य जो ब्रिटिश हुकूमत के कभी भी अधीन नहीं थे। इसमें पहली और दूसरी कैटेगरी के राज्यों को इसने व्यपगत के सिद्धांत के आधार पे हड़प लिया। सतारा सबसे पहला था 1849 में। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे। और 1857 की क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ा आधार था डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीतियां। विभिन्न राज्यों को इसने, झांसी को इसने, उदयपुर को, सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को, बघाट को, नागपुर को, सबको हड़प लिया। राजाओं के राज्य ही खा गया ये। इसके बाद कुशासन के आधार पर इसने अवध का विलय किया। 1856 में कुशासन का आधार बनाया, कुशासन का आरोप लगाया। और इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह के समय पर ही कुशासन का आरोप लगाया गया। शिक्षा संबंधी सुधार किए गए। 1854 में लॉर्ड वुड डिस्पैच आया, आपका विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, इसी के समय पारित किया गया था। इसी के समय रेलवे लाइन आई भारत में 1853 में।
पहली रेलवे लाइन बंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई। इसी के समय इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ, विद्युत तार स्टार्ट हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रारंभ हुई। डाक सुधार इसी के समय 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट इसी समय पे आया, इंडियन पोस्टल एक्ट आया। 3 प्रेसिडेंसियों के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई। तो बहुत सारे सुधार के काम किए, शिक्षा सुधार, वुड डिस्पैच आया था ना आपका, रेलवे लाइन का सुधार, विद्युत तार का सुधार, डाक सुधार। 1853 का चार्टर एक्ट भी इसी के टाइम पीरियड पे आया। लेकिन फिर आपका भारत में 1857 की क्रांति भी हो गई इसके जाने के बाद। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 1862 ये समय रहा। ये डेडलाइन, यही कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। कंपनी की जगह पे ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है भारत में। तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ, इसके बाद उसे प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, 1857 का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ। 1857 के विद्रोह को हम अलग से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं लॉर्ड कैनिंग, अभी मैं केवल वायसराय के बारे में बता रहा हूँ। तो 1857 का विद्रोह इसके टाइम पीरियड पे हुआ। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज में की गई। यानी भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे स्टैब्लिशमेंट हुए। 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई। आपको बता दूं, आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरी खत्म कर दी जाती है। अभी तो शासन की समाप्ति है, फिर कंपनी ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात तो सही है, जो भारत से पंगा लेगा वो फिर खत्म ही हो जाता है, समाप्त ही हो जाता है। ये है आपका ब्रिटिश क्राउन के अधीन। अब जितने भी है एक एक करके हम इनको भी देखते चलेंगे। ठीक है, हाँ, लॉर्ड कैनिंग के बारे में अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग जो आपके हैं, इनके टाइम के पीरियड में 1858 में महारानी के द्वारा जो है उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी गई और भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे ही पास हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के बाद अगले जो आपके आए, कुछ समय के लिए एल्गिन आए, है ना। इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आए। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से लेकर 1868 तक रहे आपके, 1864 से 1868। इन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और 1865 में भारत और यूरोप के बीच में पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। तो जो टेलीग्राम सेवा का शुभारंभ हुआ वो एल्गिन के टाइम पीरियड पे हुआ। ठीक है, एल्गिन नहीं, लॉरेंस के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस के बाद अगले आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे ही भारत में पहली बार जनगणना चालू हुई। 1871 में भारत की पहली जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे चालू हुआ। 1872 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। मेयो कॉलेज जो बनाया गया इसी टाइम पीरियड पे बनाया गया 1872 में, और इसमें प्रिंस पढ़ते थे, जितने भी राजकुमार थे, है ना, वो सारे यहाँ पर पढ़ते थे। अजमेर में आज भी है मेयो कॉलेज। 1872 में मेयो ने कृषि विभाग की शुरुआत की, वित्तीय विकेंद्रीकरण की सुधार की। तो कई सारे काम लॉर्ड मेयो के द्वारा किए गए। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक आया। इसका टाइम पीरियड बहुत कम रहता है, 1872 से 1876, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है। इसके बाद एक बहुत महत्वाकांक्षी ब्रिटिश औपनिवेशिक वायसराय बन के आए, लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880। लिटन बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत योग्य था, एक प्रख्यात कवि था, उपन्यासकार था, निबंध लेखक था। साहित्य जगत में इसको ओवेन मेरेडिथ के नाम से जानते थे। ओवेन मेरेडिथ, कभी मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस वायसराय को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं, तो लॉर्ड लिटन था, जिसको ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसी के समय काल पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा भारत में। 1876 से 1878 में बंबई में, मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में, लगभग पूरे भारत में अकाल पड़ा। ठीक है, इसने एक अकाल आयोग भी बनाया, रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया। एक तरफ अकाल था, दूसरी तरफ इसने
राज उपाधि अधिनियम पारित किया। अंग्रेजी संसद ने 1876 में राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को शाही उपाधि दी गई, केसर हिंद की उपाधि दी गई और इसके द्वारा 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्यों किया गया? महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की सम्मानित यानी भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। एक तरफ अकाल था, दूसरी तरफ दिल्ली दरबार का आयोजन। लॉर्ड लिटन की जो एक तरीके से शोषणकारी नीति का यह बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी के समय काल पे प्रेसों पर सेंसरशिप लगा दी गई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, भारतीय समाचार अधिनियम लाया गया। जितने भी भाषाई, हिंदी भाषाई या क्षेत्रीय भाषाइयों पर जो भी आपके अखबार छपते थे उन पे सेंसरशिप, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। भाषा के, भारतीय भाषा में छपने वाले सभी के सभी आपके जितने भी समाचार पत्र थे सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी इसने अखबारों को बंद कर दिया, आवाज दबा दी, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर दिया। इसी के समय पे भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 आया, जिसके तहत इसने बता दिया कि इस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना व उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध होगा। तो भारतीयों से शस्त्र वगैरह भी उनके खत्म कर दिए। सिविल सेवा की परीक्षा 21 साल से घटा के 19 साल कर दी। आप सोचिए आज 32 साल है ना। आज यदि 32 को 26 करने की कोई बात कर देता, अभी पूर्व जो हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे दा सुब्बा राव जी, वो कह रहे हैं भैया आयु घटा दो, 32 से 26 कर दो। तो सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1878 से 1980 के बीच में द्वितीय अफगान युद्ध भी इन्हीं के समय काल में हुआ। ठीक है, इसके बाद अगले आए लॉर्ड रिपेन 1880 से 1884। अगले आए आपके लॉर्ड रिपेन 1880 से 1884। 1880 से 1884 के टाइम पीरियड पे कौन रहे? लॉर्ड रिपेन। ठीक है, लॉर्ड रिपेन को बहुत उदारवादी वायसराय के रूप में जानते हैं कि लॉर्ड रिपेन एक बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे। उदारवादी व्यक्ति के तौर पे भी हम लॉर्ड रिपेन को जानते हैं। अब उदारवादी के तौर पे क्यों जानते हैं? क्योंकि भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल भी रहे। इन्होंने कहा, एक बार इन्होंने कहा था जब भाषण दे रहे थे कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करिएगा, मेरे शब्दों से मत करिएगा। ठीक है, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपेन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। भारत का उद्धारक भी कहा जाता है इनको। इनके समय काल पे पहली बार जनगणना रेगुलर चालू होती है 1881 में। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे जनगणना पहली बार हुई थी 1872 में, फिर कंटिन्यूअस जनगणना 1881 में चालू हो जाती है। रिपेन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम भी इन्हीं के समय काल पे आया। 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया। इल्बर्ट विधेयक विवाद वो भी इन्हीं के समय काल पे आया। भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यूरोप वासियों के विरोध का कारण भी यही बना। श्वेत विद्रोह के नाम से यह भी जाना जाता है। तो इल्बर्ट विधेयक विवाद भी इन्हीं के समय काल पे आया। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक लाया गया कि अब सारे न्यायाधीश बराबर होंगे, चाहे भारतीयों का मुकदमा चुने चाहे ब्रिटिशर्स का। तो एक विरोध किया गया कि भाई भारतीय हमारे मुकदमे नहीं चुन सकते, बाद में इसे वापस लेना पड़ा और राष्ट्रवाद के उदय में इसने महत्वाकांक्षी भूमिका निभाई। लॉर्ड रिपेन के बाद लॉर्ड डफरिन आए। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 एडी, है ना। डफरिन के समय ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इन्हीं के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा भारत में लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे ही मिल गया। इसके बाद आपके आए लॉर्ड लैंसडाउन। अगले जो है लॉर्ड लैंसडाउन 1891 में। आपको 1888 से 1894 का कार्यकाल लॉर्ड लैंसडाउन का है। तो इनके समय दूसरा कारखाना अधिनियम आया। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड पे दूसरा कारखाना 1891 में आया गया। इसके बाद एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 के समय काल में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, फिर लॉर्ड कर्जन। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसके बाद है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 से 1905 ये टाइम पीरियड है लॉर्ड कर्जन का। 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ा था। ठीक है,
और कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का भी गठन किया। 1901 में सर कार्टिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग भी स्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक है। 1902 में सर एड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग भी गठित किया गया। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग भी गठित किया गया। 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया। ठीक है। सहकारिता के जनक भी कहे जाते हैं लॉर्ड कर्जन। 1904 में एक सहकारी उधार समिति अधिनियम भी पारित किया गया, जिसमें कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। तो कर्जन ने दमनकारी नीति भी की। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति खुलकर सामने आ गई, क्योंकि इसके समय पे बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है। तो इसके समय पे एक अकाल पड़ा, जिसके लिए मैकडोनाल्ड कमेटी बनाई गई थी। एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया। 1901 में कार्टिन स्कॉट के द्वारा मैनक्राफ्ट अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का नियुक्त किया गया। 1902 में सर एड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया गया। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सहकारिता के जनक माने जाते हैं कर्जन। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया। कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार दिया जा सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई उसके तहत। लॉर्ड कर्जन को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1904 में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए उसके द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग को भी स्टैब्लिशमेंट किया गया, उसकी स्थापना की गई। साथ ही जो है बंगाल विभाजन की घटना ने सबसे ज्यादा दाग लगाया उसके सबसे भारत विरोधी कार्यों में बंगाल विभाजन की घटना, फिर स्वदेशी मूवमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। तो 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहा। लॉर्ड कर्जन के बाद मिंटो दोती आए आपके, लॉर्ड मिंटो दोती 1905 से 1910। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के समय काल में हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भी इन्हीं सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। 22 जुलाई 1908 को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया जाता है उनको सजा कर दी जाती है। इसी दौरान कर्जन वायली की हत्या करते हैं मदन लाल ढींगरा लंदन में 1 जुलाई 1909 को। ये क्रांतिकारी आंदोलनों का कार्य भी, तो गोली मार करके कर्जन वाली की हत्या कर दी जाती है लंदन में। मदन लाल ढींगरा वाली घटना भी इसी के समय काल में हुई थी। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम यहीं पर आया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो है प्रणाली इन्होंने स्टैब्लिशमेंट की, और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की जो नीति है वो खुल के सामने आ गई। इसके बाद हार्डिंग डोटी आते हैं। हार्डिंग डोटी का टाइम पीरियड है 1910 से 1916। 1910 से 1916 का जो कार्यकाल है वो हार्डिंग डोटी का कार्यकाल है। ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं ये। इस समय जॉर्ज पंचम आते हैं दिल्ली दरबार पे, उनका राज्याभिषेक किया जाता है। दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया जाता है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। ठीक है। इसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का गठन किया जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में संवैधानिक सुधार के लिए एक नया कानून मार्लियामेंटो सुधार भी आया। इसी समय खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का भी आरंभ हुआ और रॉलेट एक्ट आया। ये सारी चीजें हुई है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही है, घटना हुई। फिर अगले आपके लॉर्ड रीडिंग आते हैं। अगले वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग। मैं इन सबको विस्तार दूंगा, मैं केवल अभी आपका फ्रेमवर्क बना रहा हूं, आपके दिमाग में एक तस्वीर बना रहा हूं पूरे के पूरे आधुनिक भारत के इतिहास की। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड पे केरल में मोपला विद्रोह हुआ। ठीक है। 1921 में केरल में मोपला, कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है। मोपला एक एग्रीकल्चर फार्मिंग सोसाइटी थी जो कि मुस्लिम धर्म को मानते थे। तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। ताशकंद में जो है आप सभी को एम एन रॉय के द्वारा किया जाता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1923 में प्रशासनिक सेवा जो सिविल सर्विसेज थी उनके लिए एक व्यवस्था की जाती है कि दिल्ली और लंदन में अब एक साथ परीक्षा होगी।
पहले अलग अलग, पहले यहाँ के छात्रों को विदेश भी जाना पड़ता था, लंदन भी जाना पड़ता था, भारत में ही उसकी परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई। 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी कांड इसी समय काल पे हुआ, और इसी वर्ष सीआर दास यानी कि जो स्वराज्य पार्टी के फाउंडर थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, कई लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगले आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 1931। ठीक है, लॉर्ड इरविन, इनके समय काल पे साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया। उनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का, चूंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था तो लगातार यहाँ पे विरोध होने लगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने चैलेंज किया कि भारत भी एक संविधान बना के देखिए जो उसमें सभी धर्म, सभी दल सहमत हों। तो नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बकायदा एक संविधान बनाया गया, नेहरू रिपोर्ट के रूप में उसे हम जानते हैं। और नेहरू रिपोर्ट जिस तरीके से आई, जिन्ना ने उसके विरोध में 1929 में 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1930 माफ करिएगा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। 1929 में प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। 4 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा नौसारी जिला प्रारंभ की गई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक का कानून तोड़ा गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई। आप सभी को पता है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है। 6 अप्रैल को गांधी जी कहां पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। साइमन कमीशन का रिपोर्ट का विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत का कोई भी मेंबर नहीं जाता है, लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे भाग लेने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता इसी समय काल पे हुआ। इसके बाद अगला आता है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से 1936। अच्छा, जो इसी समय काल पे भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 में फांसी भी दी गई थी, जिसमें गांधी जी का बहुत विरोध भी किया गया, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो था, गांधी चाहते तो ये समझौता इसी शर्त पर करते कि इन क्रांतिकारियों को जो है छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में गांधी सफल नहीं हो पाए। लॉर्ड वेलिंगटन 1936 से माफ करिएगा, यहाँ पे 1931 से 1936 है। 1931 से 1936 लॉर्ड वेलिंगटन अगले वायसराय के रूप में आए, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय लिया गया। अच्छा, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित भी हुए थे। आपको पता है गांधी जी पहुंचे भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन निराश होकर के वापस आना पड़ा। उसके बाद गांधी जी को मिला क्या? कम्युनल अवार्ड मिला। कम्युनल अवार्ड में जो हरिजन वर्ग था, दलित वर्ग था, उसके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल यानी हिंदू धर्म में भी फूट डालने की कोशिश की गई। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1932 में आयोजन किया गया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1932 में देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई। आईएमए आज भी है, बहुत ही प्रमुख जो है आपकी डिफेंस मिलिट्री एकेडमी है। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 2 अगस्त 1934 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पारित किया गया इसी समय। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो ये आए आपके 1936 से 1943, लंबा समय काल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय काल पे भी ये रहे। लॉर्ड लिनलिथगो 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय आया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम के कारण से, माफ कीजिएगा, भारत शासन अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड पे आ गया था। 1936 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो पहली बार चुनाव हुए थे, पहला आम चुनाव 1936 से 1937 में हुए थे। 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, 2 प्रांतों में कांग्रेस समर्थन गुटों के साथ सरकार बना रही थी। तो यहाँ पे पहली बार चुनाव हुए। ठीक है, इसके बाद आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। मात्र 28 महीने की गवर्नमेंट रही। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस
जो है इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। तो फाइनली अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सभी कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि कांग्रेस की अनुमति के बिना जबरदस्ती भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। ठीक है, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में भी इसको मनाने की बात कही। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। 1937 में पहली बार ग्राम फैजपुर बंगाल में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। 17 दिसंबर 1940 में इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी प्रारंभ हुआ था, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहते हैं, पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया, फिर 17 दिसंबर 1940 को स्थगित भी कर दिया गया। मई 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1942 में चूंकि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से यहाँ पे राजनीतिक गतिरोध प्रारंभ हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए और आकर के वो चाहते थे कि भारत को जो है किसी तरीके से यहाँ के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया जाए। तो इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के, ये पूरी तरीके से विफल हो गया, असफल हो गया। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उनकी जो कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी है उसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 1944 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो छोड़ो का नारा दिया। 1940 में पृथक राज्य की मांग की। 1943 में सिंगापुर ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, उधर सुभाष चंद्र बोस भी आजाद हिंद फौज का गठन, मतलब उसका नेतृत्व संभाला उन्होंने, रास बिहारी बोस के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसी समय लॉर्ड बेबल आए। लॉर्ड बेबल 1944 से लेकर 1947 तक भारत के जो है गवर्नर जनरल रहे। 1944 से 1947 भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल रहे। 25 जून 1945 में बेबल शिमला सम्मेलन बुलाया गया। जिन्ना की हठधर्मिता के कारण से पूरा तरीके से असफल हो गया। ठीक है, बेबल शिमला सम्मेलन असफल हो गया। इसी समय 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, वहां पे लेबर सरकार आई, वहां पे क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। और आजाद हिंद फौज, आप सभी को पता है, इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिरोशिमा नागासाकी 2 घटनाएं हुई, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इसके बाद 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस जो है उनको लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है कि उनकी कब मृत्यु हुई, क्या घटना घटी थी, क्या विमान दुर्घटना में वो मारे गए थे, अभी तक रहस्य इसको लेकर के। और नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे उनको लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। 18 फरवरी 1946 को बंबई में नौसैनिक विद्रोह हो गया, जिसको हम शाही नौसैनिक विद्रोह कहते हैं। 9 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई। बहुत बुरी कंडीशन बन गई, भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए और लगातार 3 दिनों तक कत्लेआम किया गया भारत की सड़कों में। और जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन की घोषणा की गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, इसके बाद 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 जून 1948 तक भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप देने की बात कही। लॉर्ड बेबल की समय पर विस्काउंट माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के वायसराय बनकर के आए और इनकी नियुक्ति की गई। तो 1947 से लॉर्ड माउंटबेटन भारत के क्या बने, ये भी आपको दिमाग में। 1948 1 साल तक रहे और इन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। मतलब आजादी के बाद विभाजन भी इन्हीं के माध्यम से कराए गए, भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के थ्रू ही भारत जो है आपका विभाजित हुआ। तो विभिन्न घटनाक्रम है यहाँ पे, भरी पड़ी हैं घटनाएं। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान 3 जून को आया। 3 जून को माउंटबेटन प्लान के माध्यम से ही भारत का विभाजन हुआ और व्यवहारिकता के आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार किया गया, है ना। मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान मिल रहा था। कांग्रेस को लगा कि अब बिना विभाजन के भारत की आजादी का कोई तुक बन नहीं पाएगा, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो एक नया राष्ट्र
के साथ भारत का जो है विभाजन हुआ। विभाजन और स्वतंत्रता दोनों एक साथ हुई आपकी। 1947 में दो सीमा निर्धारक आयोग गठित किए गए, पहला बंगाल विभाजन के लिए, दूसरा पंजाब विभाजन के लिए। सर रेडक्लिफ को दोनों आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। अब व्यवहारिकता के आधार पर बहुत जल्दबाजी में रेडक्लिफ के द्वारा जो है सीमाओं का निर्धारण किया, जिसके कारण से बहुत बड़े स्तर पर दंगे भड़के। हमारे देश की आज़ादी में बहुत लोगों का खून बहा है। आज़ादी का 15 अगस्त वाला दिन 1947 में खून भरी लाशें ट्रेनों से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की तरफ आई। बहुत बुरी स्थितियां रही उस समय काल पे। 7 अगस्त 1947 को जिन्ना ने भारत से कराची के लिए प्रस्थान किया, जहां पाकिस्तान की संविधान सभा ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति उन्हें चुन लिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन है। इसके बाद अंतिम जो गवर्नर जनरल हैं, चूंकि अभी संविधान बन रहा था, संविधान में गवर्नर जनरल जैसा कोई पद है नहीं, संविधान में भारत के राष्ट्रपति का पद है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। भारत गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होगा, और वो राष्ट्रपति का पद है। तो उस अवधि में 1948 से लेकर 1950 तक, जब तक राष्ट्रपति नहीं बने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जो भी आप कहें, इसको समझिए। इस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए। तो 1962 तक जो है लगातार, 1952 में चुनाव हुए उसके बाद, है ना। तो ये आपके सारे के सारे गवर्नर जनरल, वायसराय का एक पूरा बहुत फास्ट ट्रैक था। यदि आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी जब हम स्वतंत्रता संघर्ष की बात करेंगे, आगे जो हमारा डिस्कशन होगा वो स्वतंत्रता संघर्ष का होगा। कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारे राजनीतिक संगठन थे, फिर इसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी समय जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता आंदोलन का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, है ना। तो अभी हम आगे बहुत डेप्थ में चीजों को एक एक करके देखेंगे, और फिर कांग्रेस के विभिन्न चरण, इन सबको लेकर के अगले सेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? अभी मैं केवल फ्रेमवर्क बना रहा हूं, आपके दिमाग में चीजें बैठा रहा हूं, इतिहास को जोड़ रहा हूं, आज तक के इतिहास को जोड़ रहा हूं। पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, अब आधुनिक कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका डेप्थ में चीजों को पढ़ना, डिटेल में चीजों को पढ़ना। ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है जो मेरे द्वारा आप सभी को करवाया जा रहा है।